नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और इस सेशन में आज हम समझेंगे जीएस के बारे में, जनरल स्टडी जिसे सामान्य अध्ययन भी कहा करते हैं। कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहा करती है कि जीएस हमें पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी तरह के कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, फिर चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, आईबीपीएस के लिए एग्ज़ाम हो, जेपीएससी, यूपीएससी हो, या फिर आपके बीएड के एंट्रेंस हो, सीटेट, जेटेट, किसी भी तरह के जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में जिस भी तरह का कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें जनरल स्टडी इम्पोर्टेंट पेपर होता है। सामान्य अध्ययन में हमारे यहाँ 6 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इतिहास, हिस्ट्री हो गया, फिर एक होता है ज्योग्राफी, भूगोल हो गया आपका, भारतीय राजनीति और व्यवस्था जिसमें कि संविधान वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए हमारे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम पे हुआ करता है एक पेपर जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह को पढ़ना पड़ता है। फिर साइंस के लिए विज्ञान पढ़ना पड़ता है, ये जनरल साइंस हुआ करता है। और समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स हुआ करते हैं। तो जनरल स्टडी में इन 6 चीज़ों को जरूर इंक्लूड किया करता है और हमें अब इनको सभी को एक एक करके देखना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड क्या होता है। अगर हम भारत की बात करते हो, इतिहास की बात करते हो, तो इतिहास में हमें दोनों इतिहास पढ़ने पड़ते हैं। भारत का भी इतिहास पढ़ना पड़ेगा और हमें विश्व के भी इतिहास को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अप टू व्हाट एक्सटेंट, कहाँ तक हमें विश्व का इतिहास या कहाँ तक हमें भारत का इतिहास पढ़ना होगा। तो जहाँ तक विश्व के इतिहास की बात करते हैं तो वैसे तो भारत में वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, लेकिन समकालीन विश्व का ज़्यादा स्थान रहा करता है। फिर अगर हम देखेंगे भारत के इतिहास को तो हमें 3 इतिहास पढ़ना पड़ेगा। एक प्राचीन भारत के लिए पढ़ना पड़ेगा, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत पढ़ना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं एक एक करके कि प्राचीन भारत का सिलेबस हमारा कहाँ तक रहेगा। प्राचीन भारत के बारे में अगर कहा जाए तो ये आरंभ काल से यानी कि प्रागैतिहासिक काल से, जिसे हम पाषाण काल भी कहा करते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के 647 ईस्वी 647 ईस्वी तक हमें प्राचीन भारत को पढ़ना पड़ता है। इनमें ऐतिहासिक स्रोत एक चैप्टर होगा, प्रागैतिहासिक काल होगा, सिंधु सभ्यता के बारे में स्टडी करनी होगी, वैदिक सभ्यता जिसमें कि हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में, वेदों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उपनिषद, संहिताएं, महाभारत, रामायण, इन सब के बारे में हमको पढ़ना होता है। फिर एक है अगला महाजनपद काल या जनपद काल, जिसमें मगध इत्यादि जितने भी गांधार, कौशल जनपद हुआ करते थे उनके बारे में जानकारी चाहिए होगी हमें। धार्मिक आंदोलनों को पढ़ना पड़ेगा। इस धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, इसके अलावा शैव धर्म के बारे में, जो शिव से संबंधित धर्म होते हैं, वैष्णव धर्म के बारे में, तो इन सब के बारे में, धार्मिक आंदोलनों के बारे में हमें एक जानकारी यहाँ इकट्ठी करनी होगी। उसमें बहुत ज़्यादा हमें तो पढ़ना नहीं होता है, लेकिन क्या उनसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक शॉर्ट नोट हमें उसका जरूर पढ़ना पड़ता है। फिर मौर्य काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होगा। फिर मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य वंश जब खत्म हुआ मगध के ऊपर से, तो फिर कौन लोग आए उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। संगम काल के बारे में पढ़ना पड़ता है और गुप्त काल पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर काल या फिर वर्धन काल जिसे कहा करते हैं, इनके बारे में। तो यहाँ तक आकर के 647 ईस्वी खत्म हो जाता है। और 647 ईस्वी जब खत्म होता है तो प्राचीन भारत का सिलेबस भी हमारे यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद अगर हम आते हैं मध्यकालीन भारत में, तो 647 से लेकर के 1707, 647 टू 1707 की जो ईस्वी रही है, इसके बीच में भारत में क्या हुआ, इसे मध्यकालीन भारत कहते हैं। इसे 3 भागों में सुविधा के लिए बांट दिया गया है। एक तो पूर्व मध्यकाल जो 647 से 1206 तक जाता है। फिर सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526, जब तक कि बाबर का यानी कि मुगलों का आगमन भारत में नहीं होता है, तब तक का काल हम सल्तनत काल के रूप में लेते हैं। फिर अगर हम मुगल काल की बात करें तो 1526 यानी मुगलों के आगमन से लेकर के 1707 तक का हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जो मुगल काल या फिर उत्तर मध्यकालीन भारत के रूप में भी जाना जाता है। आइए इसके कंटेंट को देखते हैं कि आखिर 647 से 1707 को अगर हम मध्यकाल लेंगे तो इस बीच में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो कंटेंट है वो उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में राजपूत काल को देखना पड़ेगा, दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा चोल, पांड्य, चेर, इन राजाओं के बारे में। सल्तनत काल में दिल्ली से संबंधित बातें पढ़नी होंगी और साथ ही साथ विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य
सल्तनत काल में कैसे रहे थे उसकी बात करनी होगी। फिर हिंद इस्लामी संस्कृति को हमें पढ़ना पड़ता है और आगे हम पढ़ेंगे 15वीं 16वीं सदी के बीच में जो भक्ति आंदोलन हुए हैं जिसमें इस्लाम धर्म वगैरह सारा आएगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो भक्ति आंदोलन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में और सूफी आंदोलन को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर मुगलों का काल होगा, मुगल काल, यहाँ से शुरुआत होगी 1526 के बाद से। फिर मराठा राज्य और मराठा राज्य संघ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये 1707 से बाद में भी जाएगा, लेकिन इसे पूर्व आधुनिक काल के रूप में हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। अगर हम आधुनिक काल की ओर आते हैं तो 1707 से लेकर के अब तक के समय को हम इसमें पढ़ा करते हैं। अब तक में बेसिकली 1947 और उससे कुछ आगे तक हम लोग लेते हैं। बाकी तो समसामयिक में अब तक का मतलब तो समसामयिक आ जाता है। लेकिन इसमें कौन कौन से कंटेंट होंगे हमारे पास, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन ये दिखाना पड़ेगा। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के संबंधों के बारे में, सिखों और अंग्रेजों के संबंध में बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की और फिर आगे कैसे अंग्रेजों के साथ उनका संबंध रहा है। फिर भारत के वायसराय और गवर्नर के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा एक शॉर्ट नोट। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की जो पहली क्रांति है, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जिनमें थे सम्मिलित, तो उन चीज़ों को हमें यहाँ पढ़ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम जब लेंगे तो इसके 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहले तो एक परिचय हुआ छोटा सा, फिर उसके बाद प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी के जो सांस्कृतिक या सामाजिक जागरण हुए हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है कि ये कुछ ज़्यादा खिंच जाता है, इसलिए इसे 3 भाग में बांट दिया गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के रूप में इसमें देखा गया है। और आगे हम जब बढ़ें तो अब हमको समझना पड़ेगा, ये तो हो इतिहास की बातें, लेकिन अगर हम भूगोल पे आते हैं, इतिहास में हमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में हमें पढ़ना होता है। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में हमें 2 भूगोल पढ़ना होगा, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल पढ़ना होता है। तो भारत के भूगोल में भारत की अवस्थिति और विन्यास को देखना पड़ेगा, इसकी संरचना देखनी होती है कि भारत में कैसे कैसे समतल मैदान है या फिर घाटियाँ है या फिर क्या है, पठार है कि पहाड़ियाँ है, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ता है। साथ में अपवाह तंत्र को पढ़ना पड़ेगा, जलवायु के बारे में, क्लाइमेट्स, मृदा और कृषि के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी के बारे में पढ़ना होता है, जल संसाधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ना होता है, खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, निर्माण उद्योग हो गया, परिवहन संचार हो गया, प्रजातियां, जनजातियां, साथ ही जनसंख्या एवं नगरीकरण, फिर प्राकृतिक संकट, आपदाएं और विविध में जैसे होता है ना कि जैसे भारत में प्रथम कौन रहा या फिर झीलें कौन सी हैं, सबसे बड़ी झील, सबसे लंबी झील, ऐसे करके इन सब चीज़ों को हम लोग विविध में समावेश करते हैं। तो ये भारत के भूगोल की विषय सूची आपके पास है, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट। फिर अगर विश्व के भूगोल की बात करें तो इसे अलग अलग खंडों में लेकर के हम पढ़ा करते हैं। अलग अलग खंडों का मतलब है जैसा कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, भौतिक भूगोल को हम देखेंगे अलग से विश्व भूगोल के रूप में, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल देखना होगा। फिर विश्व के महाद्वीपीय भूगोल यानी कि जितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप हमारे पास होते हैं, उन 7 महाद्वीप का क्या है उनके बारे में शॉर्ट संक्षेप में हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे एशिया के बारे में, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशनिया या फिर अंटार्कटिका, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो शॉर्ट नोट हमें वहाँ लेने होंगे। फिर मानव भूगोल के बारे में, मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। फिर संसाधन भूगोल में होगा, संसाधन भूगोल में कृषि आएगा, वन एवं मत्स्यन, घास के मैदान, पशुचारण, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन और विविध। जैसा कि हमने भारत के भूगोल में पढ़ा था, तो यही विश्व के भूगोल में विश्व के परिप्रेक्ष्य को लेकर के हमें वहाँ पढ़ना पड़ता है। और एक नीचे जो लिखा हुआ है ये है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो हमें पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को वैश्विक स्तर पे हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई भूगोल। भूगोल में 2 चीज़ें होंगी, भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल होगा। अब इसके बाद अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को ही लेना पड़ता है। इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था नहीं लेनी होती है। समसामयिकी में अगर अर्थव्यवस्था का कोई पॉइंट अगर आता है तो उसमें लिया जाएगा, लेकिन बेसिकली हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को ही लेना पड़ता है। और जैसा कि मैंने बताया ये हर स्तर के एग्जाम में होता है। यूपीएससी लेवल में भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, जेपीएससी में पढ़ना पड़ता है। जितने भी कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था जीएस में आता ही आता है, कहीं से भी कोई छोड़ नहीं सकता इन सब चीज़ों को। और सबसे अच्छी बात ये है क्या कि मेरे इस पाठक स्टडी मंच में आपको इन सारी चीज़ों के वीडियोस मिलेंगे, इन सभी चीज़ों के लेक्चर वहाँ पे आपको मिलेंगे और आप वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं।
एक शॉर्ट नोट्स के बारे में आपको वहाँ जानकारी दी जाएगी। ये जो चैनल है इसके ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को भी रखा गया है। जैसे कि झारखंड अगर कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर झारखंड से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो उसमें झारखंड के इतिहास को, झारखंड के भूगोल को या फिर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए एक अलग वीडियो क्लासेस का सेशन भी है। और साथ में झार 15 के नाम पे हर एक सेशन, कई सेशन बनाए गए हैं और हर एक सेशंस में आपके 15 क्वेश्चंस हैं वहाँ पे फ्लैश किए जाते हैं। तो उन सब के माध्यम से होता क्या बेसिकली कि अगर आप इसके क्लासेस को देखेंगे वहाँ पे शॉर्ट नोट्स होता है, और उसके बाद फिर जब आप क्वेश्चंस एरा में आते हैं, क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है उसमें आते हैं झार 15 15 क्वेश्चन का समूह, हिस 10 यानी हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन का समूह, इसी प्रकार से ईवीएस 10 या ईवीएस 15 तो उसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे, ज्योग्राफी 15 यानी कि जियो 15, ऐसे ही इको 15। तो ऐसे करके अलग अलग वहाँ पे क्वेश्चंस का पूरा एक बंडल रहा करेगा, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं अभी हम यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था को कि इसके कंटेंट क्या है। तो एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, इसका एक परिचय, राष्ट्रीय आय के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक क्षेत्र में हमें गरीबी, बेरोजगारी, असमानता को देखना पड़ेगा। जनसंख्या एवं मानव विकास को देखना होगा। आधारिक संरचना में हम यहाँ पे आधारभूत संरचनाओं में देखेंगे ऊर्जा के बारे में, यातायात, दूरसंचार के बारे में। फिर उद्योग, कृषि क्षेत्र, मुद्रा, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, पूंजी बाजार, व्यष्टि अर्थशास्त्र, वित्त आयोग और योजना आयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक वित्त और रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं समिति। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ना होगा जनरल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। और अगर हम भारतीय राजव्यवस्था की बात करते हैं जिसमें कि संविधान भी पढ़ना होता है, तो इसके क्या कंटेंट होंगे इसको हम देख लेते हैं। सबसे तो संवैधानिक विकास हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर भारतीय संविधान प्रस्तावना और उसकी विशेषताओं को देखना होगा, नागरिकता देखेंगे और संघ राज्य क्षेत्र देखेंगे, मौलिक अधिकारों को देखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखना होता है, मौलिक कर्तव्य क्या दिए गए संविधान में, संघीय कार्यपालिका कैसी होगी, संघीय विधानमंडल कैसा होगा, न्यायपालिका, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, इनके बारे में, केंद्र और राज्यों का संबंध किस टाइप से डिफाइन किया गया है अपने लॉ में, संविधान में, उसको देखना होगा, स्थानीय स्वशासन देखना होगा, निर्वाचन प्रणाली कैसी है भारत की, कैसे कैसे उसमें दलीय व्यवस्था होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं का एग्जिस्टेंस कैसे होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, आपात उपबंध जैसे कोरोना के काल में कैसे क्या करेंगे, और राजभाषा। आपात उपबंध में आपातकालीन स्थिति के दिशा निर्देश दिए गए हैं, केवल कोरोना उसमें नहीं है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था जो होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो विज्ञान में 4 चीज़ें होंगी। एक तो जो फिजिक्स होता है हमारा भौतिक विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान होगा, जीव विज्ञान बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, और फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जिसमें कंप्यूटर वगैरह सबकी बातें होंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में ये 6 चीज़ें हमें पढ़नी है। इनमें इतिहास से लेकर के विज्ञान तक का मैंने कंटेंट आपको बताया, और समसामयिकी में जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको लिया करते हैं। अगर इस पे अच्छे से ग्रिपिंग आती है, हालांकि ये तो एक महासमुद्र के रूप में, महासागर के रूप में रहा करता है, लेकिन अगर इस पे अच्छी ग्रिपिंग हम कर लेते धीरे करते करते, तो एग्ज़ाम्स में जो जीएस जिसमें रहेगा सब्जेक्ट उसमें कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। और सबसे मज़े की बात यह है क्या कि पाठक ट्यूटोरियल का जो ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है पाठक स्टडी मंच, तो इस मंच पे इतिहास से संबंधित कई सारे वीडियोस बनाए गए हैं। इतिहास का पूरा इतिहास का वीडियो बना हुआ है यहाँ पे, भूगोल के वीडियोस मिलेंगे आपको, यहाँ भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको मिलेगा, विज्ञान के बारे में, और करंट अफेयर्स का भी सीरीज मिलेगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनके भी यहाँ पे आपको सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। कई सारे सेट्स 15 के नाम पे हैं। झार 15 झारखंड से संबंधित हर एक सेशन में 15 क्वेश्चन, हिस 10 यानी हिस्ट्री वगैरह से संबंधित हर एक सेशन में 10 क्वेश्चन। तो ऐसे करते करते क्या है कि एक अच्छी पकड़ बन जाती है, और आप जितना इसे देखेंगे खुद से पढ़ करके तो होता है क्या कि चीज़ें आती हैं दिमाग में, रटना पड़ता है ज़्यादा, लेकिन अगर कोई बता रहा हो तो उससे और भी क्लियरिटी आ जाती है और मेमोराइज हो जाता है। इस तरह से करके आप जीएस के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें और भी कई अलग अलग चीज़ों के सिलेबस बताए जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हों आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हम तक जरूर पहुँचाएँ, और बने रहें
पाठक स्टडी मंच के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।